नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी बिजनेस सक्सेस सूत्रास की नई सीरीज। इस सीरीज में हम देखेंगे कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, और अगर आप बिजनेस के फील्ड में फ्रेशर हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से जीरो से लेकर टॉप तक एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत बार लोग बिजनेस में आना तो चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं होती उनको कि हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। कुछ लोगों की एक गलत धारणा होती है कि बिजनेस बहुत आसान है, बस एक दुकान ले लो, सामान खरीद लो और दुकान में बैठ जाओ, सामान बेचो, बिजनेस हो गया। बट ऐसा नहीं है। अब आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त के किसी घर गया, वहां मैंने देखा कि वो घर में किचन में बहुत अच्छे से खाना बना रहा है। जब मैंने खाना खाया, खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मेरे मन में क्या आया कि चलो अब मैं भी मेरे घर में एक अच्छा सा किचन बनाता हूं और मैं भी अच्छा खाना बना पाऊंगा। तो क्या बिना कुकिंग सीखे मैं अच्छा खाना बना सकता हूं? नहीं। मैंने क्या किया, लेट सपोज मैंने किचन में जो भी सामान यूज होता है, गैस, स्टोव, फ्रिज, ओवन, XYZ, मसाला वगैरह सब कुछ मैंने खरीद कर ले आया और एक बहुत ही A1 क्लास का मैंने किचन बना भी लिया। अब जब मैं किचन में गया खाना बनाने के लिए, तो क्या मैं बना पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पहले सीखना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो, तो सिर्फ पैसा लगा देना एक बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है। हमको ये गलतफहमी रहती है, हमको क्या लगता है, कुछ नहीं, पैसे लगा दो बिजनेस चलेगा। ऐसे नहीं होता। आपको बिजनेस चलाना आना चाहिए। देखिए, बिजनेस चलाना एक आर्ट है, आप इसको डेवलप कर सकते हो, आप इसको सीख सकते हो। तो हमारी जो ये सीरीज आ रही है बिजनेस सक्सेस सूत्रा, इसमें हम फोकस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर उन चीजों को देखेंगे कि जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हम ये जानेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए और उसको चलाया कैसे जाए। इस सीरीज में हम बिजनेस के बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। तो जो नए यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक पाथवे हम ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए बिजनेस सक्सेस सूत्रा में, सो लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले अब हम ये जानेंगे कि बिजनेस के पहले एक लाइफ साइकिल को समझेंगे कि बिजनेस आखिर स्टार्ट कैसे होता है और फिर चलता कैसे है। पूरा उसका लाइफ साइकिल को पहले हम देखेंगे। तो उसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है आपका आइडिया। जी हाँ, एक आइडिया सबसे पहले होना चाहिए, एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे। बहुत सारे जो हमारे आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर है, वो आइडिया सोचते ही नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। अब आइडिया सोचे तो सोचे कैसे? देखिए, एक बहुत अच्छी सी बात है कि अगर हम अच्छा आइडिया तभी सोच पाएंगे जब हम शांत दिमाग से उसके बारे में सोचेंगे। एक अच्छा आइडिया तभी आएगा जब माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं होंगी। एक अच्छा आइडिया तभी आएगा जब माइंड पीसफुल रहेगा। लेकिन ये चीज होता नहीं है आज के लोगों से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम में एक बहुत ही गंदी बीमारी से ग्रसित हैं, और जिसका नाम है मोबाइल मेनिया। वो दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पबजी। टिकटॉक की तो चलो इंडियन ने अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, उसकी रेटिंग गिरा दी है, बट पबजी है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह हैं जिसमें हम दिन भर बिना किसी रीजन के बस खाली स्क्रॉल करते जाते हैं और हमारा माइंड में कचरा भरते रहते हैं। तो हमारा माइंड फ्री होता ही नहीं है, और जब माइंड फ्री होता ही नहीं है तो बिजनेस आइडिया नहीं आते। और फिर ऐसे ही लोगों को आपने सुनना होगा, देखते हुए आपने सुना होगा ऐसे लोगों से कि यार कुछ नया कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, क्या करें भैया? कैसे आएगा? आप अपना दिन भर तो सिर्फ बर्बाद कर दे रहे हो, सिर्फ उस मोबाइल में, बिना किसी रीजन के आप उसको स्क्रॉल करते हो। अगर आप उस चीज को बंद कर दें, अगर आप उस चीज को कट कर दें और अपना जो टाइम बर्बाद कर रहे हो उसको अगर बचा लें, तो उस टाइम में आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को। देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वे लोग सोशल मीडिया उतना यूज नहीं करते। वो लोग बहुत ही लिमिटेड यूज करते हैं, उनको पता है हाउ टू यूज। आप रिकॉल कीजिए, आपके आसपास अगर आप किसी भी लोगों को देखे होंगे, तो आप बताइए, क्या आपने कभी अंबानी को देखा कि वो टिकटॉक बना रहा है? क्या कभी आपने अंबानी को देखा कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक पे ज्यादा कुछ कर रहा है? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। उनके पास और भी इंपॉर्टेंट टाइम है। इवन अंबानी का ऐसा सीन है, अगर वो 1 मिनट भी अगर अपना बर्बाद करेगा फेसबुक, सोशल मीडिया में, उस 1 मिनट में लाखों रुपए कमा चुका होगा। वो अगर बिजनेस में ध्यान दे तो वो चीज आप क्यों नहीं कर सकते? आपको लगता है यार वो तो अंबानी है, हम नहीं। अरे नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं।
तो फर्क सिर्फ इतना है, आपको देखना है कि आप अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। तो जो फालतू की चीजें उसको पहले कट करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको आइडिया आएगा। जब आइडिया की बात लूं तो आपको एग्जांपल देता हूं मैं ओयो रूम्स का। ओयो रूम्स के जो ओनर हैं उन्होंने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए, आइडिया की बात जब हम करते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है आपके आसपास, आपको देखना है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। और वो कब आएगा? जब एक आइडिया स्ट्राइक करेगा। तो ओयो के जो ओनर थे उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा कि जब हम कभी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक अच्छी होटल हमको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और अगर हम कोई नए शहर में जाते हैं तो बहुत सारे जो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी वाला हो, या कोई लोकल गाइड हो, वो हमको ठग देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन खोजा कि हाँ, क्यों ना हम लोगों को पहले से ही बता दें कि अगर आप किसी शहर जा रहे हो तो वहाँ कौन कौन सी होटल है, उनका रूम कितना है, रूम किस प्रकार का है, उनका फेयर कितना है। तो इस तरीके से ये एक आइडिया उनका जनरेट हुआ। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप ऑब्जर्व तो करना शुरू कीजिए, आप अपने आसपास लोगों का प्रॉब्लम देखिए। चलिए क्या एग्जांपल देता हूं मैं आइडिया की अगर बात करें तो अभी अगर आप देखिए कि आपके आसपास गैराज बहुत सारे होंगे, ठीक है। गैराज में कभी अगर आपने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है कि उस गैराज वाले के पास वो पार्ट्स नहीं होता है, स्पेयर पार्ट्स। तो वो आपको बोलता है कि भैया आप आधा एक घंटा रुकिए, मैं शोरूम से स्पेयर पार्ट्स लेकर आता हूं, फिर आपका काम कर दूंगा। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो गैरेज का जो मैकेनिक है वो जाएगा उस शोरूम, वहां से स्पेयर पार्ट्स लेकर आएगा, फिर यहाँ पर ठीक करेगा। तो एक प्रॉब्लम, एक आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए। क्या आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए कि क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हम गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स को ऑनलाइन ले जाएं। मतलब ये कि जैसे कुछ एक स्पेयर पार्ट्स खराब हुआ, मान लीजिए कि वो मैकेनिक आपको कॉल करता या व्हाट्सएप करता या एक ऐप में चूज करता कि भैया मुझे इस गाड़ी का ये मॉडल का ये पार्ट्स मुझे चाहिए, उसने वहां से ऑर्डर प्लेस किया और आधे घंटे के अंदर आप उसको डिलीवर कर दीजिए उसके गैराज में। तो इससे क्या होगा कि उस मैकेनिक को गैराज से निकलना नहीं पड़ा और आपका पार्ट्स भी वहां पर आ गया। आइडिया कब आएगा? जब आप सोचोगे खाली दिमाग के साथ, शांत दिमाग के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडिया कब आएगा? जब आपका माइंड शांत रहेगा। एंड यस, शांत करने के लिए एक और जो सबसे पावरफुल टूल है वो है मेडिटेशन। अगर आप कभी भी मेडिटेशन नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए मेडिटेशन आज से ही, दिमाग शांत रहेगा, आइडिया अच्छे आएंगे। तो दूसरा फेज आता है आपका पायलट रन। पायलट रन मतलब क्या होता है कि जब भी कभी आपके माइंड में कुछ एक आइडिया आए तो आप उस बिजनेस को पूरे बड़े लेवल में मत स्टार्ट करें, आप उसको छोटे रूप से ट्राई करें, छोटे रूप से स्टार्ट करें। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप बड़े रूप में बहुत स्टार्ट कर दें एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, और अगर आपको लॉस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए छोटे रूप से स्टार्ट करिए। अगर एक आइडिया आया, स्मॉल रूप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, उसमें रिस्क कम रहेगा। आप उसको चला कर देखिए, अगर वो सक्सेस होना शुरू हुआ तो फिर आप उसको बढ़ाइए। अगर मैं बात करूं KFC की, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा। तो KFC ने जब स्टार्ट किया था, इसने बहुत छोटे रूप से तैयार किया था, बहुत छोटे रूप से बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज आप देखिए KFC पूरी दुनिया में हर जगह उसके आउटलेट आपको मिलेंगे। सेम कहानी है आपकी बाकी और बिजनेस की भी, कि जब वो स्टार्ट होते हैं तो पहले छोटे रूप से स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तो याद रखिएगा, एक दूसरा बिजनेस का रूल है, कभी भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो नेवर एवर आप कभी भी मत कीजिए कि सारा का सारा पैसा उसमें लगा दें और बहुत बड़े रूप से स्टार्ट करने का सोचें, हो सकता है आप फेल हो जाए। छोटे रूप से स्टार्ट कीजिए, सक्सेस मिलेंगी। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो वो है आपका मार्केटिंग। जी हाँ, किसी भी बिजनेस का अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक अगर फैक्टर आता है वो होता है मार्केटिंग। जी हाँ, लोग बिजनेस खड़ा तो कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? मार्केटिंग नहीं कर पाते। कोई भी चीज हो, चाहे वो गुड्स का सेगमेंट हो, चाहे वो सर्विस का सेगमेंट हो, अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई तो वो फ्लॉप है। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे, जब मूवीज आने वाली होती है तो उसके पहले वो क्या करते हैं? मार्केटिंग। जी हाँ, सही कहा आपने। जब हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब में उसके ट्रेलर का ऐड आता है। जब हम कोई न्यूज देखते हैं तो न्यूज में भी कभी उसका ऐड आता है। कोई टीवी सीरीज देख रहे हैं तो ब्रेक में उसका ट्रेलर का ऐड आता है। वो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। हम लोग देखते हैं आजकल जब कुछ रियलिटी शो वगैरह होते हैं, कोई सिंगिंग शो हो गया, कोई डांसिंग शो हो गया, वहां पर उस मूवी के जो कैरेक्टर लोग हैं वो लोग आते हैं और अपने मूवी को प्रमोशन करते हैं, दैट इज मार्केटिंग करते हैं। अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तो उसको सक्सेस मिलती है, अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं होती तो अच्छी मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। आप खुद देखिए, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो मार्केटिंग नहीं करी लेकिन बहुत अच्छी मूवीज हैं और उसके बारे में हमको पता नहीं, और वो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कर पाई। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे तो आपको एक अच्छे ढंग से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केटिंग कैसे करें, कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं?
तो इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे एंड हो सकेगा तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं आने वाले समय में डाल दूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर रहेगी, ताकि हमको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि हम किस तरीके से कम रेट में अच्छा से अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने बिजनेस के चौथे स्टेज की तरफ। तो हमारा चौथा स्टेज है सेल्स। जी हाँ, जब आपने मार्केटिंग कर लिया, देखिए पहले आपने आइडिया सोचा कि हमको ये बिजनेस करना चाहिए, फिर आप छोटे रूप में उसको स्टार्ट किए, फिर आपने उसका मार्केटिंग करना शुरू किया, और अब जब मार्केटिंग भी हो गया अब आप स्टार्ट करेंगे उसका सेल्स करना। ठीक है, तो सेल्स जब करेंगे उसमें बहुत सारा चीजों को ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, आपको जो आपका अपनी दुकान खोली है या आपने जो बिजनेस अपने स्टार्ट किया है, आप उस बिजनेस का टाइमिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, आप उस बिजनेस का लोकेशन कैसे चूज कर रहे हैं। तो बहुत सारा आपको उसमें फैक्टर ध्यान देना पड़ेगा। एंड जब सेल्स कर रहे हैं तो आप कहीं डिस्काउंट में पार कर रहे हैं कि बिना डिस्काउंट में पार कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर आपको ध्यान में देखने पड़ेंगे। इन सब फैक्टर के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल हम चलते हैं हमारे बिजनेस के लास्ट स्टेज की तरफ, जो कि है हमारा पांचवा पॉइंट, मैनेज। जी हाँ, अब हमारा बिजनेस बन भी चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है, अब हमको देखना है कि उस बिजनेस को मैनेज कैसे करें। बहुत मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो स्टार्ट हो गए और फिर फेल हो गए धड़ाम से। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा करना है तो आपको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक टॉप मैनेजमेंट में अगर हो, तो अगर सबसे पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लोअर लेवल वालों को अच्छा कर पाएंगे, अपने बिजनेस को और आगे ले पाएंगे। तो मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बट घबराने की बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। मैनेजमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा डिवोशन देना पड़ेगा, आपको तो अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे लोग बिना किसी आइडिया के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बाद में वो बिजनेस उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता और वो फेल हो जाते हैं। तो पांचवा हमारा चरण रहेगा उस बिजनेस को मैनेज करने का। तो ये 5 डिफरेंट जो फेजेस हैं एक बिजनेस के, इन 5 जगहों पर हम देखते हैं कि हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सके हम। हर एक पॉइंट जो आज मैंने आपको बताया अभी, हर एक पॉइंट के ऊपर हम आगे आने वाले हमारे सेशंस में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, और मेरा आपसे वादा है कि आपके बिजनेस को पूरा सक्सेस तक पहुंचा के रहेंगे हम। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन किन चीजों को ध्यान में हमको रखना है, क्या क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम उन फैक्टर को देखेंगे तो उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो हर एक किसी फेज में आके अटक जाते हैं, और या फिर वो बिजनेस करते हैं तो कोई 1-2 फेज उनका गायब हो जाता है उस प्रोसेस के दौरान का, और जिसके कारण उनका बिजनेस अच्छे से दौड़ नहीं पाता। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक बिजनेस को स्टार्ट करने का। सबसे पहला पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज अ सेगमेंट और दैट इज प्रोडक्ट और सर्विस। आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस में डील करने वाले हैं, आप प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे या आप सर्विस के साथ डील करेंगे। ये सबसे बड़ा आपको पहले एक आइडिया जब आपके पास आएगा, हमने जब स्टेजेस देखे थे उसका जो पहला स्टेज था आइडिया वाला, उसी में आपको डिसाइड करना है कि आप गुड्स के साथ जाएंगे या सर्विस के साथ जाएंगे, किस प्रोडक्ट में डील करेंगे आप। क्या आप सैनिटरी आइटम में जाना चाहते हैं, क्या आप कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, क्या आप टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, किस चीज में जाना चाहेंगे, आप गुड्स में जाएंगे सर्विस में जाएंगे, ये आपको अच्छे से पहले डिसाइड करना है। अगर आपने यहां पर गलती कर दी तो हो सकता है कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया बहुत जल्द आपका बिजनेस सुपर फ्लॉप हो जाएगा। प्रोडक्ट चूज करें या सर्विस चूज करें, दोस्तों आपको बता दूं हमारे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे श्री आनंद अग्रवाल जी के साथ, जो कि चेयरमैन है वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, और उन्होंने बिजनेस में बहुत ही बड़ा नाम अपना कमाया है यहाँ पश्चिम उड़ीसा में। पश्चिम उड़ीसा में आपको कह दूं कि जो पहला मॉल का कंसेप्ट आया था वो आनंद वर्ल्ड ने शुरू किया था, मतलब श्री आनंद अग्रवाल जी ने ही शुरू किया था। तो हम उनसे ऑनलाइन एक मीटिंग करेंगे हमारे आने वाले सेशन में, आप देखेंगे उनके साथ, जहां पर हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिगार्डिंग यही बिजनेस के इश्यूज कि हम प्रोडक्ट चूज करें या सर्विस चूज करें या कहां पर लोकेशन चूज करें। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपना फायदा कर सकें। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट अ नेम फॉर बिजनेस। आपके बिजनेस का आप क्या नाम रखना चाहते हो, आपको वो चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने इस बिजनेस का स्टार्ट जो मैंने किया उसमें मैंने नाम दिया ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। दोस्तों इस नाम के पीछे भी एक कहानी है
कि मैंने यही नाम क्यों चूज किया, मैं कुछ और भी नाम चूज कर सकता था। तो मैं इसके पीछे का रीजन अभी आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस का जो नाम दें वो इस लॉजिक के साथ दें। बहुत बार क्या होता है कि हम बिजनेस का जब नाम देते हैं, नाम कुछ और कहता है, काम कुछ और होता है। तो एक चीज देखिएगा कि कस्टमर को, जो आपके नॉर्मल कस्टमर है, उसको वो नाम बहुत जल्दी से याद रहेगा जो आपके काम से रिलेट करता है। जैसे अगर हम बात करें कि हाँ एक्सिस बैंक, उसके नाम में ही बैंक आ गया है ना, तो बैंक का जब हमने वर्ड सुना माइंड में क्या आ गया कि एक ऐसा जगह जहां पर आप पैसों का लेन देन करोगे। समझ में आ रहा है? या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और कुछ और नाम से जाऊं, जैसे फूड बैंक, फूड बैंक नाम से आपको क्या लग रहा है? कुछ एक ऐसा जगह होगा जहां पर खाने का कुछ जमा होगा, कुछ इस तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हो। तो वो नाम ऐसा सोचिए जो आपके बिजनेस से रिलेट हो, ताकि कस्टमर को रिकॉल बहुत जल्दी से आ जाए। हाँ, तो अब मैं बात करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन की। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अगर पढ़ा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको ये कहती है कि जब आप किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स रेडी करते हैं, तो वो अकाउंट रेडी होने के बाद एक कैसी पिक्चर दिखानी चाहिए? ट्रू एंड फेयर। जी हाँ, जब भी हमने पढ़ा, चाहे वो हमने बीकॉम में पढ़ा, प्लस 2 में पढ़ा, या हमने सीए, सीएस, सीएमए में कहीं पर भी पढ़ा, वहां पर एक ही मकसद है, जब कभी भी आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट्स बनने के बाद दैट अकाउंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बस दोस्तों वहीं से मैंने इस नाम को लिया, यहीं से उसका इस आइडिया का जन्म हुआ कि हमारा जो एक फर्म था फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग सर्विसेज देने के लिए, तो हमने इस नाम को चूज किया ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। इट मींस हमारा फर्म जब किसी का अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग होने के बाद वो जो पिक्चर बनती है वो उस बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप भी एक अच्छा सा नाम अपने बिजनेस के लिए सोच सकते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप नाम को सोच लें तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है इस नाम को मेंटेन करके रखना। बहुत बार क्या होता है कि लोग नाम बदलते रहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक बिजनेस एक नाम से स्टार्ट किया और मैं 2-3 साल 5 साल 10 साल इसमें मेहनत किया, तो एक मेरी इस नाम की एक पॉपुलैरिटी एक एरिया में हो गई होगी। लेकिन अगर उसी दौरान अगर मैं बार बार हर एक साल में इसके नाम को बदलते रहूं, तो जो मेरे कस्टमर हैं वो मेरे नाम को रिकॉल नहीं कर पाएंगे और उनको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर ये फर्म है कौन सा। तो इसीलिए जब आप नाम सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि एक ऐसा नाम जो आप लाइफ लॉन्ग चलाने वाले हैं और आप जल्दी से उसको नहीं बदलेंगे। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है आपके बिजनेस नाम की रक्षा करना। क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर आप अपने बिजनेस के नाम को नहीं बचाते हैं तो कोई और उसका बेनिफिट उठा ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर मुकेश अंबानी ने इस नाम का ट्रेडमार्क अगर नहीं कराया होता तो कोई और भी ऐरा गैरा आकर उसके नाम का फायदा उठा लेता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लोकेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर ऐसे नाम लिखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को ये लगेगा कि ये मुकेश अंबानी की ही कंपनी है और उसकी ही फैक्ट्री है, उसका ही ऑफिस है, सब कुछ उसका है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मुकेश अंबानी की मेहनत का फायदा मैं उठा लूंगा। तो ये चीज सही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप दूसरा स्टेप आपका जो रहेगा वो नाम चूज करने के बाद आपको इस नाम को ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि ये आपका ट्रेड नेम है। ट्रेडमार्क में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है? आपको कुछ भी डाउट हो, देखिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बिजनेसमैन आप सिर्फ अपने बिजनेस से फोकस कीजिए, बाकी कुछ भी होगा आप हमको दीजिए, हम संभाल लेंगे। डियर एंटरप्रेन्योर, यू फोकस ऑन योर बिजनेस ओनली, रेस्ट विल बी टेकन केयर बाय अस। नीचे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और बिजनेस रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए, आपको सारी की सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरा बात, जब ट्रेड मार्क हमने कर लिया अपने नाम का, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में कि बिजनेस स्टार्ट करने का क्या स्टेप है। तीसरा स्टेप आपका आता है चूज अ लोकेशन, कि आप अपने बिजनेस को किस लोकेशन में करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने देखा है कि लोग गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूं और सिर्फ मुझे बच्चों के यूनिफॉर्म, जो स्कूल के यूनिफॉर्म है, सिर्फ उसको डील करना है, तो अब आप बताइए क्या मैं अपनी दुकान स्कूल के पास खोलूं या कहीं जंगल में जाकर खोलूं? सीधी सी बात है कि आप स्कूल के पास खोलना पसंद करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब आपके पास एक आइडिया आया कि भैया मुझे इस चीज का बिजनेस करना है, तब आप देखिए कि आपका जो बिजनेस है उसके कस्टमर बेस कौन है। अब आप उस कस्टमर बेस को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस का लोकेशन चूज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीगल स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस।
क्या आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस खोलना चाहते हैं, क्या आप पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं, क्या आप LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जाना चाहेंगे, या फिर आप एक कंपनी के फॉर्म में जाना चाहेंगे, या फिर आप एक 1% कंपनी के रूप में जाना चाहेंगे। बिजनेस का रूप अनेक, बिजनेस का फॉर्म अनेक। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फॉर्म में जाना है। प्रोप्राइटरशिप के अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है, पार्टनरशिप के अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है। ठीक उसी तरीके से कंपनी के केस में भी सेम चीज है। देखिए, अगर हम ये कहें कि अगर आपको बहुत बड़े लेवल में आगे जाना है तो आप कंपनी फॉर्म में जाइए। कंपनी फॉर्म में जाने से ये हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और लीगल कंप्लायंसेस आपके थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट नो डाउट फ्यूचर को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका विजन बड़ा है तो आप कंपनी फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम ज्यादा रिस्क अभी नहीं ले सकते, हम छोटे रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। और इसी पॉइंट के ऊपर हम हमारे एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो अगले वीडियो में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि श्री आनंद अग्रवाल जी को हम बुलाएंगे, उनसे हम एक बात करेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन है हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसमें उनकी राय क्या है। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर सिर्फ आनंद अग्रवाल जी नहीं, हम और भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर लोग को हमारे इस सेशन में लेकर आएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। इसी के दौरान हम बुलाएंगे होमवरी के को फाउंडर श्री प्रहलाद मित्तल जी को, जो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने व्यूज शेयर करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक पाथ दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत मदद मिलेगी। अब अगर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप को, तो जो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाम सजेस्ट करता है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये नाम क्या कह रहा है? ये नाम कह रहा है कि यार अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो कैसे हम आपको डेवलपमेंट करें, कैसे आपका डेवलपमेंट करें। जी हाँ, बहुत बार लोगों को क्या देखा गया है कि उनको बिजनेस करना नहीं आता, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में ही कुछ नहीं पता, उनको बैंक के बारे में नहीं पता, उनको टैक्सेस के बारे में नहीं पता, उनको बैंक के लोन के बारे में नहीं पता, उनको कैसे कस्टमर से बात करनी है वो नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। तो इसी चीज के लिए आपको बता दूं मैं, इस पॉइंट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम निकाली है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। ये 12 दिन का कोर्स होता है। आप जाकर सीख सकते हैं कि हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, हम कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर हमारे साथ जुड़ेंगे आने वाले सेशन में श्री दीनबंधु पंडा जी, जो डिस्ट्रिक्ट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफिसर हैं और जो DIC बरगढ़ में कार्यरत हैं। आपको बता दूं मैं, उनका 35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और वो अपनी इस 35 साल के लाइफ सर्कल में उन्होंने मोर देन 50,000 लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ पहुंचाया है। तो आपको फिर से बोलता हूं कि ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अगले सेशन में हम उनके साथ भी मुलाकात कराएंगे, जो आपको बताएंगे कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम देती है और आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, वो आता है आपका लीज ऑफिस और शॉप। जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब आपको देखना है कि आपकी दुकान कहां पर खुलने वाली है या आपकी ऑफिस कहां पर खुलने वाली है। इस चीज के लिए आपको, जब आपका लोकेशन डिसाइड हो गया कि मुझे ये दुकान लेनी है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप उस लैंडलॉर्ड के साथ एक लीज एग्रीमेंट कर लें या फिर एक रेंट एग्रीमेंट कर लें, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट फ्यूचर में आपको डिस्प्यूट हो सकता है। और जब आप एग्रीमेंट करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आपको बता दूं मैं कि आपके एग्रीमेंट में ओनर का नाम अच्छे से होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब पूरा मेंशन होना चाहिए, एंड आपका नाम, पता, सब कुछ अच्छे से क्लियर मेंशन होना चाहिए। पर मंथ रेंट क्या पड़ेगा वो होना चाहिए। कुछ अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर है तो उसका क्लॉज उसमें होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप अलग से दोगे तो उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस ऑफिस को लेने वाले हो उस ऑफिस में अगर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस हुआ तो उसका खर्चा कौन देगा, मालिक देगा या आपको बेयर करना पड़ेगा, ये क्लॉजेस भी उसमें मेंशन ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप ये एग्रीमेंट बनाओगे, रेंट एग्रीमेंट, ये रेंट एग्रीमेंट आपका आगे चलकर बहुत सारी जगह में एज ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करेगा। अगर आप अपने बिजनेस के नाम पे जब एक बैंक अकाउंट खुलाने जाओगे तब भी ये काम आएगा। जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाओगे तब भी ये काम आएगा। जब आप अपने बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन लोगे तब भी ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से काम आएगा। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। बहुत बार हमने ये देखा है कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो जब मेरे पास आते हैं और उनका कोई रेंट का एग्रीमेंट ही नहीं होता, और एज ए रिजल्ट बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वो करवा नहीं पाते, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम इनको नहीं मिल पाती। तो इसीलिए आपको कह दूं कि अगर आपको बिजनेस में आप आना चाहते हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज ही, मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप उस चीज का करवा लीजिएगा रेंट एग्रीमेंट, वो भी सब कुछ क्लियर होने के साथ, सब कुछ सारे पॉइंट उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए।
ये सारे पॉइंट होने के बाद अब आपको देखना है कि आपको जो रेंट एग्रीमेंट बना वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। सिर्फ प्लेन पेपर के ऊपर उसको मत कीजिएगा, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। जब आप उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे करवाओगे उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप उसको रजिस्टर्ड भी करवाइए। आप एक नोटरी के पास जाइएगा, नोटरी उसको रजिस्टर्ड करेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की वैल्यू होगी और जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा कहलाएगा। अब रेंट एग्रीमेंट हो जाने के बाद अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो आपका आता है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस एंड परमिट्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस से रिलेटेड अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ट्रेड लाइसेंस, फॉर एग्जांपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, फॉर एग्जांपल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल आपका अगर आप फूड सेगमेंट में है तो फसाई लाइसेंस, अगर आप एक वाइन शॉप खोलना चाहते हैं तो वाइन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के लिए आप देख लीजिए जो जो रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपको पहले से कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं कराते हो तो आगे चल के इट में भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट आकर आपके बिजनेस को बंद कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लिमिट है 20 लाख 40 लाख की लिमिट है। तो अगर एक वो स्पेसिफाइड लिमिट अगर क्रॉस हो गई और अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट आकर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक म्यूनसिपैलिटी में हैं और वहां पर अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हैं तो म्यूनसिपैलिटी का ये नियम है कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी के अंदर में। अगर आप वो ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं तो यस, म्यूनसिपैलिटी के पास ये पावर है कि वो आकर आपके दुकान को बंद कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आपने बहुत मेहनत करी और एक बिजनेस को जीरो से लेकर इतनी ऊपर तक आप उठाए और हो सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वो बिजनेस ठप पड़ जाए, बंद हो जाए। तो ऐसी गलती ना करें। जब कभी भी अगर आप बिजनेस में एंटर करने वाले हो सो प्लीज 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 आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन है, आप वो सारे के सारे पहले से करा लें। अगर इस चीज में अगर आपको कुछ डाउट है कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आप आइए हमारे पास, हम आप ही के लिए तो हैं। आप आइए, इस कह रहा हूं नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और आइए हमसे मिलिए और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है आप उसको करवा सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे एक इंपॉर्टेंट फेज की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा ओपन करंट बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, हम बैंक अकाउंट फिर अब ओपन करेंगे, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का यह देखा गया है कि उनके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है और वो उसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की सोचते हैं। आपको बता दूं मैं कि अगर आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उसमें आप ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उसमें एक लिमिट फिक्स होती है। द मोमेंट अगर आपने लिमिट ज्यादा कर दी तो हो सकता है कि बैंक आपको चार्जेस लगाए, और या फिर जब आपका लिमिट क्रॉस कर गया तो बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर देती है। फिर आपको दोबारा से केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब नो योर कस्टमर। आप फिर से बैंक जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट दोगे, फिर से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो इट्स अ क्लमजी प्रोसेस, आप क्यों उसको फालतू उसमें हैरान हो। तो इट्स बेटर कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपको आपके बैंक में जाके करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर किस बैंक में खुलाएं? आज मार्केट में बहुत सारी बैंक है, हम किस बैंक में खुलाएं? तो मेरा सबसे पहला सजेशन ही रहेगा, जब भी खुलवा रहे हो नेशनलाइज्ड बैंक में खुलवाइए और ध्यान रखिएगा कि वो बैंक आपकी ऑफिस प्रीमाइसेस से एकदम पास हो, क्योंकि जो आपके ऑफिस प्रीमाइसेस के पास होगा वहां से आपका ट्रांजैक्शन काफी स्मूथली हो पाएगा, लेन देन बहुत अच्छे से हो पाएगा, रिलेशन बहुत अच्छे से बन पाएगा। अगर आपकी ब्रांच दूर होगी तो इट में भी पॉसिबल कि आपका बिजनेस स्मूथली उतना ना चल पाए, थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब कैश हालांकि आजकल सबके सब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जा रहे हैं, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि आपको विजिट करना पड़ता है आपकी ब्रांच। तो अगर ब्रांच जितनी पास होगी उतना आपका फायदा होगा। मोर और लेस कंपटीशन का मार्केट है, सारी की सारी बैंक प्राय सारी की सारी बैंक ऑलमोस्ट बराबर फैसिलिटीज दे रही हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी आज के टाइम में सबकी है। तो इट्स बेटर कि जो नियरेस्ट आपके ऑफिस के हो या जो नियरेस्ट आपकी दुकान के जो भी बैंक हो, आप वहां पर करेंट अकाउंट खुला सकते हैं। करेंट अकाउंट में आपको बता दूं, यहां पर आपके जो पैसे हैं बिजनेस में पड़े रहेंगे, उसके ऊपर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहां पर बस इतना सुविधा है कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। अगला पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट तो बहुत 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 जरूरी है। जैसे एक इंसान को जिंदा रखने के लिए आत्मा जरूरी है, ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस को जिंदा रखने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। आपको बता दूं मैं कि एक बिजनेस तभी सक्सेस कर पाएगा जब उसकी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी। अगर मैं बात करूं बिग बाजार की, अगर मैं बात करूं मैकडॉनल्ड्स की, अगर मैं बात करूं पिज्जा हट की, अगर मैं बात करूं डोमिनोज की, तो ये सारे के सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इनका अकाउंटिंग सिस्टम मार्वेलस, बहुत स्ट्रांग है। अगर अकाउंटिंग ना हो तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपके एक जूते की दुकान है, आपने 1000 पीस जूते आप अपनी दुकान में लाकर रख लिए और आपने 3 स्टाफ रखे उसको बेचने के लिए।
इट मे बी पॉसिबल कि एक स्टाफ आया और उसने नए जूते पहने और वो चलते बना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जूता चोरी करके चले गया। लेकिन अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करके रखे हो तो आपके सिस्टम में बताएगा कि मेरे पास इस मॉडल का इस साइज का इतना जूता है। तो जब आपके एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि मेरा जो बॉस है, मेरा बॉस अकाउंट्स मेंटेन करके रखा है, एक एक पीस का हिसाब रखा है, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके दुकान में 1.5 करोड़ रुपए का सामान है और किसी कारण से आग लग गई। अब आप इंश्योरेंस कंपनी में जब जाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी दुकान में आग लग गई, प्लीज मुझे कंपनसेशन दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी सर प्लीज आप मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखाइए जहां पर लिखा हो कि आपके पास 1.5 करोड़ का सामान था। अब आपके पास अगर अकाउंटिंग डेटा है, आपके पास अगर अकाउंटिंग सिस्टम है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज भैया घाट तो होगी, आप मान के चलिए आपका नुकसान तय है। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। अब जो हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन, मैनुअल अकाउंटिंग करें या कंप्यूटराइज्ड। दोस्तों आपको बता दूं, आज जितना डायनामिक हो गया हमारा मार्केट, मैनुअल अकाउंटिंग से काम नहीं बनेगा। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग में घुसते हो तो मान के चलिए दिन के 8 घंटे अगर आप दुकान खोलते हो, 5 से 6 घंटे आप अकाउंटिंग में फंसे रहेंगे, 2 घंटा धंधा कर पाएंगे। अब चॉइस आपकी है, आप 2 घंटा धंधा करेंगे या 8 घंटा धंधा करेंगे। अब आपको एक चीज और बता दूं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर अकाउंटिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में करें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करें, तो किस सॉफ्टवेयर में करें? आज के टाइम मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, अब आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने पिछले 11 साल की कड़ी रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि मार्केट में अगर जो सबसे बेस्ट है और सबसे यूजर फ्रेंडली अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज के टाइम में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ये मैं अपने पास्ट 11 साल के एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च के साथ कह रहा हूं। पहले बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर थे जिसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन बहुत सारी जब मैंने प्रॉब्लम को फेस किया, जैसे कि सिस्टम का हैंग हो जाना, रिपोर्ट निकलने में टाइम लगना या रेस्ट्रिक्शन कर देना, बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरे हिसाब से ना निकलना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे उस सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रही थी, बट स्टिल और कुछ स्कोप था नहीं तो हम उसमें थे। लेकिन द मोमेंट जब मैंने रिसर्च की और मुझे पता लगा कि नहीं, एक और सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस का सारा काम ऐसे चुटकी बजा के कर देगा, वो है आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बता दूं कि जब से जीएसटी आया है मार्केट में, उसके बाद से जितने अच्छे तरीके से उसने जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस को उसमें इंटीग्रेट किया है, उतना आज के टाइम में और किसी सॉफ्टवेयर ने नहीं किया। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आप लेने की सोच रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको स्टार्ट करनी चाहिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक बिजनेसमैन का एक मैनेजर है। ये आपके बिजनेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में आगे इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता सॉफ्टवेयर है ये, आपके एक एम्प्लॉय की सैलरी से भी कम दाम का ये सॉफ्टवेयर है। आप कॉल करके उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये पॉइंट आपका सबका फेवरेट है कि भैया हम बिजनेस तो कर लें बट पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो क्वेश्चन कि खुद के पैसे लगाएं या लोन लेकर पैसे लगाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इस चीज के ऊपर हमने एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे। करीबन 10-12 अलग अलग पॉइंट है जहां से आप पैसे लेकर आ सकते हो। एंड इसी पॉइंट के ऊपर आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ आगे चल के 2 एक्सपर्ट जुड़ेंगे, श्री आनंद अग्रवाल जी और प्रहलाद मित्तल जी, जो बताएंगे हमको कि कौन सा पैसा यूज करना चाहिए, खुद का पैसा यूज करना चाहिए या लोन का पैसा यूज करना चाहिए, खुद का पैसा कब यूज करना चाहिए, लोन का पैसा कब यूज करना चाहिए। तो उस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के मैं आपको इतना बता दूं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको देखना है कि आपको कौन सा फंड लेना है, खुद का पैसा लगाना है बिजनेस में कि लोन का पैसा लगाना है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है आपका हायर एम्प्लॉयज। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आपका बिजनेस है और आपको बिजनेस में अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए, तब आप एम्प्लॉयज को हायर कीजिए इफ एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर और एक्स्ट्रा आपको एम्प्लॉय रखना ही नहीं है और सिर्फ आपके अपने होने से काम हो जा रहा है, तो नो नीड टू फालतू आप खर्चा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एम्प्लॉयज को हायर करें तो कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, अच्छे काम करने वाले लोग नहीं मिलते। क्योंकि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, आज के टाइम में जो हमारी जो यंग पीढ़ी है वो ढंग से कॉलेज में पढ़ाई नहीं करती, वो बस मार्क लाने के चक्कर में रट्टा मार के पास हो जाती हैं। उनका कंसेप्ट बहुत ही गंदा होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे निकलते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आज की हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जितनी कॉलेजेस स्कूल वगैरह हैं, मैक्सिमम जगह लोग ढंग से पढ़ते नहीं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ने जाते हैं और एज ए रिजल्ट वो फ्लॉप हो जाते हैं जब वो रियल वर्ल्ड में उतरते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग अच्छे लोग नहीं मिलते।
चलिए दूसरा स्टेप, अगर वो अच्छे लोग मिल भी गए तो फिर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग की ऐसी मेंटेलिटी है कि वो आएंगे, आपके पास रहेंगे, कुछ दिन सीखेंगे काम और फिर चले जाएंगे किसी और के पास। तो ऐसे में एज ए एम्प्लॉयर आपको लॉस हो सकता है। तो आपको बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपके पास आप रखते हो तो इट्स बेटर, इट इज रिकमेंडेड कि आप उनसे एक सर्विस एग्रीमेंट करा लीजिए कि एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करवाइए, जहां पर एक क्लियर रहेगा कि वो कोई पर्सन अगर आपको ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल 2 साल जितना आपका होगा वो उतना आपको सर्विस देगा। ये आपके सेफ साइड में रहने के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट मे पॉसिबल कि वो साल 6 महीना आपके पास रहेगा और फिर आपको छोड़ के आपके ही कंपटीटर के पास भाग जाएगा, इसमें आपको लॉस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम देख पा रहे हैं वो है आपका ऑब्टेन बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मान के चलिए कि आपने अपने बिजनेस में 50 करोड़ रुपए का सामान लगा दिया और किसी एक अनहोनी से सिर्फ एक चिंगारी अगर लग गई, आपका बिजनेस रातों रात जलकर खाक हो जाएगा। और आप खुद सोच कर देखिए, आपके बिजनेस में 50 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, आपने खुद का पैसा लगाया था, आपने दोस्तों से उधारी लिए थे, आपने बैंक से उधारी लिया था, आपने अपना सब कुछ उस बिजनेस में लगा दिया था और एक रात आग लगी, सब फुस। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो एक छोटा एक नॉमिनल अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, बट मैं तो ये कहता हूं कि आपको दे देना चाहिए, क्योंकि इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप सिक्योर रहोगे, आपका माइंड फ्री रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा कि चलो भैया कल अगर कुछ अनहोनी हो भी जाती है, अगर मेरे दुकान को आग लग भी जाती है तब भी मुझे टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे उसका कंपनसेशन दे देंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस चीज को करते नहीं है। उनका ये कहना होता है कि भैया साल का 10, 15, 20 हज़ार रुपए भी हम क्यों खर्चा करें फालतू का, बट वो ये नहीं जानते कि अगर वो 10, 15 हज़ार खर्चा कर भी रहे हैं तो उनको कितने रुपए की प्रोटेक्शन मिल रही है। अगर आप एक सच्चे बिजनेसमैन हैं तो आपको ये पता होगा कि जितना माइंड फ्री रहेगा उतना अच्छा बिजनेस हो पाएगा। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा खर्चा नहीं किया इंश्योरेंस का और आप दिन भर फिर टेंशन में रहोगे, आपको डर सताएगा कि यार कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए, कहीं मेरे बिजनेस में आग न लग जाए, कहीं मेरे बिजनेस में चोरी ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टन। तो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि आपको अपने बिजनेस का इंश्योरेंस भी करवा लेना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एडवर्टीजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरे क्लाइंट हैं सुमित शुक्ला जी, जिनका एड का काम है, एडवर्टीजमेंट का काम है। उनका कहना है कि जो दिखता है वो बिकता है। डेफिनेटली हम भी इसके साथ एग्री करते हैं और हमने भी देखा है कि जो दिखता है वो बिकता है। आप सीधा सा एग्जांपल देख लीजिए कि जब टीवी में आप रामायण देखते हैं, ब्रेक में क्या आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, यस और नो। तो ये सब क्या है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो रेगुलर बार बार अपना उस एडवर्टीजमेंट को करती रहती हैं। जरा सोच कर देखिए कि कैसा हो कि आईपीएल हो जाए और उसका एडवर्टीजमेंट ही ना हो। क्या आईपीएल चलेगा? नहीं चल सकता। आईपीएल के समय आप देखते हो कि आईपीएल ऑर्गेनाइज कराने वाले कितना ह्यूज एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है भैया जो दिखता है वही बिकता है। तो आप भी डिफरेंट अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद उसका एडवर्टीजमेंट करके लोगों के बीच में उसको प्रमोशन कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट करने का आज के टाइम में बहुत सारा सोर्सेस है। आप होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, फ्लेक्स बैनर लगवा सकते हैं, आप फेसबुक मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, आप एसएमएस के थ्रू जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप है आपके एडवर्टीजमेंट के। तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन हो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा एडवर्टीजमेंट सुटेबल रहेगा, आपको कौन सा एडवर्टीजमेंट कराना चाहिए, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो फिर से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आइए मिलिए हमसे। हम आपके हाथ का हाथ पकड़ के आपके साथ आगे चलेंगे, आपको जीरो से ऊपर तक उठाएंगे। आपका सारा सोल्यूशन बिजनेस का आप हमको दीजिए, आप सिर्फ बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट किया तो मान के चलिए आपका बिजनेस फ्लॉप होगा ही होगा। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ नॉर्मल दुकान में मत रहिए, मतलब क्या, आप सिर्फ फिजिकल दुकान में मत रहिए, आप आ जाइए ऑनलाइन, आप क्लाउड बेस में आ जाइए, आप अपनी वेबसाइट फॉर्म कीजिए, आप अपने बिजनेस को अमेजॉन पे रजिस्टर कीजिए, आप अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कीजिए। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए, बहुत बार जो लोकल व्यापारी लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, वे लोग ऑनलाइन कंपनियों को दोष देते हैं कि भैया ऑनलाइन कंपनी है जिसके कारण हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा। बट मेरे भाई बहुत सारे, इस बात को जरा समझिए आप कि एक बहुत ही सिंपल सा कोटेशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जिसने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया वो आगे बढ़ गया। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को अगर रजिस्टर कर दें अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो क्या बुरा है, आपका भी सेल्स बढ़ेगा, आपका जो लोकल एरिया में जो आपके कस्टमर बेस है वो तो आपसे खरीदेंगे। प्लस अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका रेट अच्छा है, तो हो सकता है कि बाहर से भी आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाए और आपका सेल्स बढ़ जाए। दोस्तों मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो आज से 3 साल पहले अपने बिजनेस को बंद करने वाले थे, बट लास्ट टाइम उनको एक मन में आया कि क्यों ना देखो सब ऑनलाइन जा रहे हैं तो मैं भी एक लास्ट अटेम्प्ट करके देख लेता हूं, मैं भी ऑनलाइन जाके देख लेता हूं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वो एक डिसीजन उनका
और आज 3 साल हो गए, वो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो अब अपने बिजनेस को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए एक लिमिटेड एरिया में, उसको बढ़ाइए। आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है, पूरा ग्लोबल मार्केट आपके पास है। इंस्टेड ऑफ मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट को गाली देने से पहले अच्छा ये है कि आप अपने लोकल बिजनेस तो कीजिए, बट अपने आप को वहां पर भी रजिस्टर कीजिए, आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों एकदम लास्ट पॉइंट पे हमारे आज के सेशन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिवोशन फॉर योर बिजनेस। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। कभी भी अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मंदिर में पहले माथा टेकते हैं, फिर अंदर जाके उस भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज आप हमको सक्सेस दो, आप हमको ग्रोथ दो, आप हमारा व्यापार बढ़ा दो, आप हमको खुद का घर दो, खुद की गाड़ी दो, बंगला दो, सुख शांति दो। कितना कुछ मांगते हैं हम, यस और नो? अब आप खुद सोचिए, वो सारा का सारा फुलफिल कैसे होता है? जब आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आप पैसे कमाते हो, और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी जो भी डिमांड है, आपकी जो भी विश है, वो कौन पूरी कर रहा है? वो पूरी कर रही है आपकी दुकान, वो पूरा कर रहा है आपका बिजनेस। तो दोस्तों अपने बिजनेस के प्रति डिवोशन होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप अपने बिजनेस में एंटर करें, अपने प्रीमाइसेस में एंटर करें, यार झुक कर वहां भी माथा टेका करो। आपकी जो श्रद्धा है बिजनेस के लिए वो होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जो प्रकृति का नियम है, आप जिसको जितनी रेस्पेक्ट दोगे वो आपको उतनी रेस्पेक्ट दिलाएगा। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तो दोस्तों अपने बिजनेस को आप उतना सम्मान दो जितना दे सकते हो, उसको बहुत ज्यादा आपको रेस्पेक्ट दीजिए आप, क्योंकि बिजनेस का कहना है कि हे बिजनेसमैन, अगर आप मेरे को रेस्पेक्ट देते हो, अगर आप मेरे साथ ईमानदार हो, तो आई प्रॉमिस यू, मैं भी आपके साथ ईमानदारी बरतूंगा कि अपने बिजनेस के प्रति बहुत ही सम्मान कीजिए। उसके साथ कभी भी आप चीटिंग मत कीजिए कि आज यार मन नहीं कर रहा, सुबह 8 बजे उठ गए, आज मन नहीं कर रहा, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा, दुकान नहीं खोलेंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अगर आप ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस देखकर अगर अपने बिजनेस को इग्नोर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, आपका बिजनेस भी फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 15 सक्सेस मंत्रास बिजनेस के, जो कि अगर आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो यस, मेरा एश्योरेंस है कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल तक आगे लेके जा सकते हो। तो दोस्तों आपको और बात बता दूं कि अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, ये दास्तां खत्म नहीं हुई है, अभी तो हम और आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। हम आगे आने वाली वीडियोस में आपका इंटरव्यू करवाएंगे श्री आनंद अग्रवाल जी के साथ, जो आपको गाइड करेंगे कि भैया बिजनेस में डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे श्री प्रहलाद मित्तल जी के साथ, जो कि होमवरी के को-फाउंडर है, वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोन हैं जो आपको मिल सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे आगे आने वाले एपिसोड में, जहां पर श्री दीनबंधु पंडा जी आके आपको एड्रेस करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस की बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।